Students, today we are starting the new chapter, that is solid state. Okay, what is the meaning of solid state? आपको वैसे पता ही है, ये स्टेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सॉलिड स्टेट कौन सी होती है? A solid is defined as that form of matter which possesses rigidity and hence possesses a definite shape and definite volume. Okay. A solid has the following properties. Solid में आपको ये वाली properties देखने को मिलती हैं। क्या properties देखने को मिलती हैं? The constituent particles are very closely packed. The constituent particles occupy fixed position and can only oscillate about their mean positions. जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। ओके, उनको वो कोई भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन शो नहीं कर सकते। दे कैन ओनली ऑसिलेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, दैट्स इट। ओके, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ये जो दो प्रॉपर्टी है इनकी वजह से सॉलिड पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड स्टेट्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं? रिजिडिटी, हाई डेंसिटी, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल। ओके, ये सारा नेचर जो इनका बना सॉलिड स्टेट का, ये क्यों बन पाया? क्योंकि ये वाली दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी की वजह से वो रिजिड और हाई डेंसिटी वाले होते हैं, और उनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और दूसरा, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होने का रीजन एक और भी है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, दे कैन ओनली ऑसिलेट और यू कैन से वाइब्रेट at that position. Okay, they are not allowed to move, whether it is rotational motion or it is linear motion. Okay, next, classification of solids. Solids की classification on the basis of order of constituent particle. Constituent particles किस order में arrange हैं? एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज हैं कि कोई रैंडम ऑर्डर में अरेंज हैं? उस बेसिस पे आप जो है सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हो इन टू टाइप्स, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ओके, ये दो टाइप्स बनती हैं सॉलिड स्टेट की। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि हर बार क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस तो होता ही है। ओके, तो यहाँ पे बेसिस हम किसको ले रहे हैं? ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम बेसिस ले रहे हैं। ओके, क्लियर? अभी हमने बोला ना दो टाइप कौन कौन सी होती हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? अ सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन इन नेचर इफ इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिससे भी वो बना है, लेट इट बी आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर इट इज मेड अप ऑफ, ओके, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न in 3D मतलब 3 dimensional space, so that there is a short range as well as long range order of the constituent particle. जब उसके constituent particle एक definite geometric pattern में अरेंज हो रखे हैं और वही डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न ओवरऑल पूरे 3D स्ट्रक्चर में रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है, यही वाला ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे जो सॉलिड्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज दी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, क्लियर? जिनमें आपके पास शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपके पास ओवरऑल एक जैसा पैटर्न ही रिपीट होता जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये आप चाहे छोटे से रीजन में देखो उसमें भी वो सेम ऑर्डर में एक्सप्रेस हो रहे होंगे, और अगर आप एक बड़ा होल एरिया देख रहे हो उसमें भी वो एक सेम ऑर्डर में चल रहे होंगे। ओके, और अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं? A solid is said to be amorphous if there is no regular arrangement of its constituent particles. अगर उसके constituent particle का कोई regular arrangement ना हो, और at the most there is only a short range order of its constituent particles, और हो सकता है कि एक छोटे से रीजन में वो एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो, बट वही पैटर्न पूरे क्रिस्टल में रिपीट हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्लियर? नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स constituent particles will be there. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो, ओके, इससे ज्यादा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज द amorphous solids. So these are the two main types of solids
ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एक और टाइप होती है जिसको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोले जाते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब मेटल्स जो है वो इनकी एक एग्जांपल है। ओके, कैसे, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। बिसाइड क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स देयर इज सम सॉलिड्स which apparently appear amorphous but have microcrystalline structure। वो appear amorphous जैसे होते हैं बट उनका microcrystalline structure होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? These are called as the polycrystalline solids, उनको polycrystalline solids बोला जाता है। Okay, metals often occur in polycrystalline condition। Individual crystals are randomly oriented, so a metallic sample may appear to be isotropic even though a single crystal in even though a single crystal is अनआइसोट्रॉपिक। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी आइसोट्रॉपिक, ये जो वर्ड आए ना आपके अभी हैवी हैवी, ये आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बट पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या हुआ? आपके पास छोटे छोटे रीजन होंगे जो क्रिस्टलाइन रीजन होंगे। ओके, क्लियर? और ये क्रिस्टलाइन रीजन जो है वो किसी भी पैटर्न में आपस में पड़े हो सकते हैं। तो ऐसे वाले सॉलिड्स जिनमें छोटे छोटे रीजन बन रहे हैं क्रिस्टलाइन वाले, ठीक है, बट ये जो रीजन्स हैं वो आपस में किसी भी फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये नहीं कि इसी ऑर्डर में चल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है एक क्रिस्टल ये वाला इधर बन रहा हो, दूसरा पॉली क्रिस्टल इधर, तीसरा इधर, लाइक दिस, इसमें ऑर्डर ना हो, ये जो छोटे क्रिस्टल बन रहे हैं, ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स जो हैं वो ओवरऑल एमॉर्फस अपीयर होते हैं। ओके, बट होते वो क्रिस्टलाइन सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, उन्हीं से बने होते हैं। ओके, क्लियर? और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में कई सारे मेजर डिफरेंस होते हैं। तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है, और जो एमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ओके, अब ये क्या चीज है इसको अभी आगे बढ़ते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब ये आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होती है? दे देयर प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एटसेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो आप ग्लास की स्लैब का, हम जो शायद आपने जूनियर क्लासेस में करा होगा ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में, ग्लास की स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाला। ओके, मे बी प्लस वन प्लस टू में भी होता है, आई थिंक, आई फॉरगॉट, मेरे को पता नहीं है कि, पर होता है ये वाला एक्सपेरिमेंट शायद 10th लेवल पे होता है, जिसमें ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। ओके, प्रैक्टिकली करते हैं हम इसको। तो उस टाइम कभी भी हमें मेंशन नहीं किया जाता कि आपको ग्लास स्लैब को ऐसे ही रखना है। वो कहते हैं जैसे मर्जी रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही आना है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट चाहे ऐसे करवाओ, इस डायरेक्शन में रख के करवाओ ग्लास स्लैब के, चाहे आप ग्लास स्लैब की डायरेक्शन थोड़ी रोटेट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि जो ये जो ग्लास है ये एक अमॉर्फस सॉलिड है। ओके, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। मींस उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एटसेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। जिस मर्जी डायरेक्शन से मेजर कर लो, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम ही आती है अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। ओके, it is because there is no long range order in them and arrangement of particles is not definite along all the direction। क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें किसी भी डायरेक्शन में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर तो होता ही नहीं है। तो ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू आती है इस डायरेक्शन के लिए, जो एवरेज वैल्यू आएगी इन प्रॉपर्टीज की, वही इस डायरेक्शन के लिए आ जाएगी एवरेज वैल्यू। ओके, तो वो एवरेज आउट हो जाता है। okay, so that's why amorphous solids are isotropic in nature, means these type of properties will have no change if you change the direction of measurement। चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन से मेजर कर लो, ओके, इस डायरेक्शन से कर लो, इस डायरेक्शन से कर लो, इस डायरेक्शन से कर लो, ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आएगी। आइसो का मतलब ही सेम होता है, यू नो दैट आइसो वर्ड कई जगह यूज होता है, आइसोमर्स, आइसोट्रॉपिक। ओके, आइसो मींस सेम। ओके, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये अनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? देयर
फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो भी इनके लिए बोला हमने, ओके, शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। ठीक है, उनकी जो रिफ्रैक्ट ये जो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, ये वाली सारी वैल्यूज, अगर उनको आप ऐसे देखोगे इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, उस टाइम मान लो आपके पास ये रेड पार्टिकल उसके पाथ में आ रहे हैं, मान लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो, तो अगर आप इस डायरेक्शन में लाइट को भेज रहे हो तो लाइट के पाथ में रेड पार्टिकल आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड पार्टिकल के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, और ये पैटर्न डेफिनेट है तो बार बार रिपीट भी वही हो रहा होगा। ओके, अगर आप ऐसे मेजर कर रहे हो तो रेड एंड ब्लैक आ रहे हैं, दोनों तरह के आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है जब रेड एंड ब्लैक पार्टिकल आ रहे होंगे उसके पाथ में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग से मेजर करेगा, जब ऐसे कर रहे होंगे ऐसे आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो अलग से वैल्यू मेजर करेगा क्योंकि पार्टिकल डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, इसमें एवरेजिंग आउट नहीं हो रहा, सो दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, वो मेजरमेंट डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। ओके, जैसे इसका मेरे को एक एग्जांपल अभी दिमाग में आया, ठीक है, मैंने एक घड़ी ली, ठीक है, आपने भी, आप में से भी कईयों ने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी वो, तो जब हम उसको ऊपर से देखते हैं, जैसे हम नॉर्मल रिस्ट वॉच को ऊपर से देखते हैं, ठीक है, उसका जो ग्लास होता है वो एक्चुअल में क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज जो है एक तरह का ग्लास नहीं होता, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दिखता वो ग्लास जैसा ही है। ओके, जब उसको ऊपर से देखते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और दिखता है, जब उसको हम साइड से देखते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और दिखता है। ओके, उसका मतलब वो थोड़ा ज्यादा थिक दिखता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है मीडियम। ओके, तो क्वार्ट्ज जैसे आजकल घड़ियों में लगती यूज होते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज होते हैं। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन amorphous solids which are isotropic in nature and crystalline solids which are anisotropic in nature। और भी डिफरेंस होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। ओके, जैसे डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, जैसे शेप के बेसिस पे अगर हम डिस्टिंक्ट करें इनको, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप, इरेगुलर शेप्स, जैसे इसमें कोई रेगुलर शेप थोड़ी चल रही होती है, इरेगुलर शेप्स चलती हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप ही बार बार रिपीट होती है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, तो उसके केस में क्या है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत शार्प होगा। शार्प का मतलब होता है जैसे मान लो अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया मेल्टिंग पॉइंट, तो वो पूरा एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होता है, ना 100 से ना 99 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू होगा, ठीक है, ना 99.9 पे मेल्ट होना शुरू होगा, वो एग्जैक्ट 100 पे ही मेल्ट होना शुरू होगा। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। ओके, बट आपके पास जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनके लिए हम एक रेंज देते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एमॉर्फस सॉलिड है, हम कहते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80 टू 90 डिग्री से 80 टू 82 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, बट नॉट शार्प। ओके, क्लियर, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर मान लो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, जैसे इसके केस में तो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, आपने क्या किया, आपने इसको एक जार में लिया, उसको उस जार को गर्म करना शुरू कर दिया, तो हर बार एक जैसा पैटर्न ही सामने आएगा। मेल्टिंग में सबसे पहले इनको हीट लगेगी ना, ये जो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो चाहे इसको जैसे मर्जी आपने रखा हो, होगा क्या, हीटिंग के टाइम तो एक जैसा पैटर्न ही सामने आ रहा है, तो ऑब्वियस है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होना बनता भी है। अब अगर इसके केस में देखो, अगर आप यहां से हीट करने शुरू कर दो तो होगा क्या, हो सकता है आपको ज्यादा बॉन्ड्स को तोड़ना पड़े इन ऑर्डर टू मेल्ट, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड सामने आ रहे हैं। अगर मान लो इसको थोड़ा सा उल्टा के करो, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन से अगर हीट करोगे तो लेट अस से नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिनको तोड़ना है वो कम आ रहे हैं इस टाइम पहले सामने, उसके बाद अंदर जाके ज्यादा आएंगे, तो ऑब्वियस है आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा
जब यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करने होंगे उस टाइम आपकी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा मेल्ट करने के लिए। जब आपको कम बॉन्ड ब्रेक करने होंगे स्टार्टिंग में, तो कम बॉन्ड ब्रेक करने में आपको कम एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियस है उस टाइम टेम्परेचर लो लगेगा। ओके, तो इसलिए जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको एक रेंज, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है। ओके, क्लियर, वो शार्प नहीं होता, वेयर एज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब जब इनको क्लीव करते हैं, जब आप इनको काटने की कोशिश करोगे। ओके, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सर्फेसेज आर प्लेन एंड स्मूथ। मतलब इनकी स्मूथ कटिंग होती है। ओके, क्लियर, क्योंकि एक जैसा ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में, अगर उनको काटना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वही पैटर्न रिपीट होता होता तो सारा कट जाएगा ना। जितना बॉन्ड, इतने रीजन में जो बॉन्ड थे वो सारे के सारे सेम सेम थे, सेम सेम थे, तो उस टाइम क्या होगा, इरेगुलरनेस नहीं आएगी जब आप उसको काटोगे। बट एमॉर्फस के केस में क्या होगा, एमॉर्फस जो सॉलिड होगा, हो सकता है काटते टाइम आपका यहाँ पे आके ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए, तो होगा क्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड होगा। जब सॉलिड होगा तो आपका जो नाइफ है वो मुड़ जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, जो आप कट लगाओगे वो इरेगुलर कट होगा। ओके, व्हेन कट विद शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस। ओके, नेक्स्ट आपका डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, फ्यूज करने पे जो, फ्यूज करने के लिए जो हीट लगेगी, फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट करने के लिए जो हीट लगेगी। ठीक है, इनके केस में मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है शार्प है, ऑब्वियस है, तो इनके लिए हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है वो डेफिनेट होगी। ओके, क्लियर, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन समझते हो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को फ्यूज करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है जाउल में, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, क्लियर, बट वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में क्या होगा, इनकी डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं होता शार्प। तो ऑब्वियस है इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी उनकी भी, उसकी भी एक रेंज होगी कि इसके 400 से 500 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू, पर फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ओके, अनाइसोट्रॉपी। अनाइसोट्रॉपी अभी हमने पढ़ा, अनाइसोट्रॉपी, अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो अनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ओके, उसके बाद नेचर, दे आर कॉल्ड एज द ट्रू सॉलिड्स। इनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कि रियलिटी में सॉलिड है। और अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज द सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ऐसा क्यों, आपने कभी बहुत पुरानी बिल्डिंग का कांच देखा है, उस कांच को देखना कभी ध्यान से, बहुत पुरानी जो बिल्डिंग हो, वो नीचे से बहुत थिक हो चुका होता है और ऊपर से थिन हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है लिक्विड, तो स्टूडेंट्स आई वाज सेइंग कि जो ग्लास होता है दैट इज अ सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, या उसको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स में जो आपके पास जो कांच लगा होता है उसको, वो जो बॉटम से थिक होता है ऊपर से थिन होता है, और उस पे ऐसे ऐसे पैटर्न्स भी बना होता है, जैसे लिक्विड फ्लोट करने वाला पैटर्न बना होता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, इसलिए उसको अमॉर्फस सॉलिड भी बोला जा सकता है, जा सकता है कि बोला जाता ही है। ओके, क्लियर, तो आपको, इसलिए उनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, दैट इज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इसमें आपको बताइए लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें आपके पास अगर होगा भी तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है, नो ऑर्डर एट ऑल। ओके, क्लियर, और एक और बेसिक डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस ऑफ द कूलिंग कर्व्स।
कूलिंग कर्व्स कैसी, कूलिंग कर्व का मतलब क्या होता है, जब आप मान लो आपने कोई सॉलिड लिया, सॉरी लिक्विड लिया, ठीक, लिक्विड से आपने सॉलिड बनाना है, क्लियर, तो इट मींस आप कैसे बनाओगे, कूल करके, क्लियर। तो मींस इसके केस में आप ग्राफ कौन सा ड्रॉ करोगे, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, ठीक। तो आप क्या कर देखोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो कर रहे हो, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर लो हो रहा है, तो ऐसी जो कर्व बनेगी टेम्परेचर वर्सेस टाइम की, दैट इज कॉल्ड एज द कूलिंग कर्व। अमॉर्फस सॉलिड के लिए एक सिंपल कर्व बनती है, कॉन्टिन्यूस कर्व, सिंपल लाइक दिस, ओके, क्लियर। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आपके पास कर्व ऐसी बनती है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या चीज है, मतलब इसका मतलब हो रहा है कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन शुरू होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो होता क्या है, जब तक वो पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो नहीं जाता, तब तक क्या होता है, तब तक उसका टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक। इट मींस आपके पास जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस टाइम ये जो सॉलिडिफिकेशन हो रही होती है, सॉलिडिफिकेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ओके। और ये सॉलिडिफिकेशन टाइम भी लेती है प्रॉपर। इसके केस में तो आपको ये होता है, वो लिक्विड से कब सॉलिड बन गया आपको पता ही नहीं लगेगा, ओके। इसके केस में आपको दिखेगा कि हाँ भाई अब इसकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, जैसे उसकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी आप नोट करोगे टेम्परेचर चेंज होना बंद हो चुका है, टेम्परेचर विल नॉट चेंज फर्दर, ओके। उसके बाद क्या होगा, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा पूरा का पूरा, उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा, ओके। ये फर्क होता है कूलिंग कर्व्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में। ये टाइम क्यों लगता है सॉलिडिफिकेशन में, क्योंकि इसके केस में ऑर्डर में आपने पार्टिकल अरेंज करने होते हैं ना, तो जो क्रिस्टल बन रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने पहले पार्टिकल्स को ऑर्डरली अरेंज करना है, उसके बाद सॉलिडिफाई होना है, तो वो जो ऑर्डर करने में टाइम लगता है, इसलिए आपके पास सॉलिडिफिकेशन के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होकर टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है, इट विल टेक सम टाइम, ओके। तो ये भी एक मीट, इसको कूलिंग कर्व्स बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनको, कूलिंग, ओके। तो आपने ये कूलिंग कर्व भी ध्यान में रखनी है अब, चलो। तो ये डिस्टिंक्शन हो गया, ओके। और ये जो मैं एग्जांपल बोल रहा था क्वार्ट्ज वाला, क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सिलिका SiO2, वेयर एज सिलिका ग्लास इज अमॉर्फस SiO2, ठीक है। सिलिका ग्लास और क्वार्ट्ज में दोनों बने सिलिका से होते हैं SiO2 से, ओके। बट क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन SiO2 होता है, उसके केस में क्या होता है, जितने भी SiO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न बना के उसी में रिपीट हो रहे होते हैं बार 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 बार, ओके। बट ग्लास के केस में ऐसा नहीं होता, वही डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता, ओके। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या, इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज इन विच SiO4 टेट्राहेड्रा, क्वार्ट्ज के केस में SiO4 के टेट्राहेड्रा बन चुके होते हैं, आर लिंक्ड इन रेगुलर मैनर, और वो टेट्राहेड्रा आपस में एक रेगुलर मैनर में लिंक हो रखे होते हैं, और वो आगे से आगे रिपीट हो रखे होते हैं लाइक दिस, ओके। बट ऑन मेल्टिंग एंड देन रैपिड कूलिंग, अगर आप क्वार्ट्ज को एकदम से मेल्ट करके और कूल कर दो, एकदम से ठंडा कर दो, ओके, उससे क्या होता है, उसका वो जो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, वो जो रेगुलर मैनर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट विल गिव्स ग्लास इन विच SiO4, उसमें भी SiO4 वाले टेट्राहेड्रा यूनिट होंगे, बट दे आर रैंडमली ज्वाइंट टू ईच अदर, देयर विल बी नो रेगुलर मैनर। तो इस तरह आप क्वार्ट्ज को सिलिका ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो बाय फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग एंड देन रैपिड कूलिंग, ओके, क्लियर। उससे क्या होता है, वो एक अमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज सिलिका ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन SiO2, ओके। और आपने देखा, शायद आपने यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देखी हो जिसमें क्या होता है, जिसमें ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो क्वार्ट्ज लेके उसी को गर्म करके एकदम से ठंडा होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देके वो ग्लास बनाते हैं फिर उससे, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, अब हमने इस चैप्टर में, अब मेन जो अब मेन मुद्दा अब शुरू होना है, इस चैप्टर में मेजरली हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करना है,
कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने शुरू कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस में तो कोई पैटर्न है ही नहीं, तो उसको क्या स्टडी करेंगे, है ना, उसमें तो कोई पैटर्न है ही नहीं है, क्लियर। क्रिस्टलाइन में पैटर्न होता है, पैटर्न कितने तरीके के हो सकते हैं, ओके। ये सब हमने किसमें पढ़ना है, अब इस आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ना है, ओके। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पे होगी, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड उनके बीच में जो फोर्स होती है उसके बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, एंड एट लास्ट मेटालिक सॉलिड्स, ओके। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। वैसे तो नेम से इंडिकेट हो जा रहा है कि इनका मतलब क्या होगा, ओके, पर फिर भी इनके बारे में अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन इन केस ऑफ NaCl। और आपको पता है आयनिक सॉलिड के केस में दे आर एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस, और लैटिस में एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न चल रहा होता है ना बार बार, so that's why they are called as the crystalline solids. These ions are held by strong coulombic, that is electrostatic force of attraction। और ये जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ये आपस में कैसे बड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग कुलम्बिक। कुलम्बिक अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही कुलम्बिक अट्रैक्शन बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आयनिक सॉलिड्स के कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यू नो दैट, यू नो वेरी वेल, ये सारा आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट। सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होते हैं ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ आयंस, बट अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में लोगे या एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे इनका, उस टाइम दैट विल बी अ गुड कंडक्टर। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वो तो आपको पता ही है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वाला प्रिंसिपल याद है कि अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, आयनिक वाला, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो भी तो एक तरह का एक्सट्रीम पोलर केस है, तो पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं, तो ऑब्वियस है ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होंगे। आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, हार्ड होते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर, नमक तो हमने पाउडर्ड फॉर्म में देखा है, ठीक है। वैसे अगर आपने रियलिटी में नमक के क्रिस्टल देखे हैं कभी, जैसे जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसके क्रिस्टल बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, ओके, तो वो हार्ड ही होते हैं। वो बात अलग है, उसको कूट के उसको पीस सकते हैं, और उसको क्योंकि वो ब्रिटल नेचर का होता है तो वो पाउडर बन जाता है, ओके। However, they are brittle because their stability depend upon the preservation of their geometric pattern। वो ब्रिटल क्यों होते हैं, अगर आप जैसे मैंने बोला कि उसको आप कूटोगे तो क्या होगा, उनका ज्योमेट्रिक पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो एक बार जब बॉन्ड टूट गया तो वो अलग अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है बॉन्ड टूट के थोड़ा सा आगे जब खिसका वो, तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ गया, जब आपने उसको ऊपर से बीट किया, तो जब ऐसा केस होगा वो खुद ब खुद ही रिपेल होकर टूट जाएगा। तो दैट्स वाई आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, ओके। क्योंकि अगर आप उसकी ज्योमेट्री को प्रिजर्व करके नहीं रखोगे, हो सकता है कि उनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाए, जिससे क्या होता है वो टूट जाएगा। उसकी वजह से आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, ओके। आगे हम पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स के केस में वो ब्रिटल नहीं होते, मेटालिक सॉलिड में तो मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, वो ब्रिटल नहीं होके डक्टाइल एंड मैलिएबल होते हैं, क्योंकि उनके केस में ऐसा कोई कुछ पॉसिबल नहीं होता। अगर आप उसको बीट करोगे तो ये चांसेस हैं कि पॉजिटिव के आगे, मतलब उनकी ज्योमेट्री प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, ओके। नहीं भी कर पाओगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व्ड है, तो उस टाइम वो ब्रिटल नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आयनिक सॉलिड्स आर क्लियर। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
जैसे कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आगे कई तरह के होंगे। ओके, बट वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। Depending upon the nature of constituent molecules, these are further subdivided into non-polar molecular solids, polar molecular solids, hydrogen bonded molecular solids. सबसे पहले non-polar molecular solids. These are the crystalline solids in which the constituent particles are either atoms or non-polar molecules. Like this, the force operating between them are the weak van der Waals forces or London forces. ठीक। अब मैंने जब ये एग्जांपल आपको करवाई होगी, हाइड्रोजन ने नियॉन, सॉरी हीलियम नियॉन हाइड्रोजन क्लोरीन, ये जो लिखी हुई है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये तो सॉलिड होते ही नहीं है, ये तो होते ही गैसेस और लिक्विड स्टेट में है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? ठीक है, एक्चुअल में किसी ना किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे तो ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे ना। जब ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा होता है जब इनका सॉलिड बनता है, चाहे वो जितने मर्जी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बने। तो उसकी स्टडी इसलिए कर रहे हैं। ओके, क्लियर। और जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को कैसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं? बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, या लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं उनको। ओके, लंडन फोर्सेस आपने पढ़ा हुआ है ना। मोमेंट्री डायपोल बनते हैं, एक मोमेंट्री डायपोल दूसरे एटम को भी मोमेंट्री डायपोल में कन्वर्ट कर देता है और आपस में ये अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोमेंट्री डायपोल जब बनता है तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव वाले रीजन क्रिएट हो जाते हैं। इन रीजन की वजह से अगला मॉलिक्यूल भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव रीजन क्रिएट कर रहा है, और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ओके, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं उनके क्या क्या होते हैं। सॉफ्ट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉफ्ट होते हैं। कभी आप देखना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियो कि जब आपने हीलियम को क्रिस्टल, हीलियम या कोई भी इनमें से उसको सॉलिडिफाई किया होता है तो वो बड़ा सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी सॉलिड की तरह होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें कौन सी फोर्स है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर तो खुद ही होने हैं क्योंकि इनमें आयंस तो होते ही नहीं है। ओके, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यूजुअली गैस एंड और लिक्विड, ये यूजुअली गैस और लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो बात अलग है कि हम इनकी सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, नाउ सेकंड टाइप कौन सी है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में क्या होगा? आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा। पोलर कैसा? जैसे HCl मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। In these, constituent particles are the polar molecules like HCl, SO2, etc. Forces holding these molecules together are the dipole-dipole forces of attraction. और dipole-dipole forces of attraction strong होती हैं लंडन फोर्सेस से, उनसे तो स्ट्रांग होती हैं। तो ऑब्वियस है जो पोलर सॉलिड्स होंगे उनका मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा फ्रॉम द नॉन पोलर सॉलिड्स, जो पीछे पढ़ा हमने। ठीक। और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे होती है? आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायपोल अगले डायपोल के, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा, और अगले डायपोल का नेगेटिव और उससे अगले वाले डायपोल का पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस विल गोज ऑन लाइक दिस, जिसको हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन में पढ़ते हैं। अब पोलर को सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम एज दैट ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स, बट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो आपके पास डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी आपकी स्ट्रांग होती है ना, एज कंपैरिजन टू दी डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसके लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है। बाकी सारे करेक्टर सेम ही हैं कि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन कंडक्टर नेचर के होते हैं, लाइक दैट। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें होगी, दे आर कॉल्ड एज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन एटम में से किसी एक के साथ डायरेक्टली लिंक हो, उस टाइम क्या होता है? उस टाइम हाइड्रोजन के ऊपर इतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल के, चाहे वो सेम टाइप का हो चाहे कोई डिफरेंट टाइप का हो, उसके पार्शियल नेगेटिव को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके,
मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े हैं? बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से भी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दे आर कॉल्ड एज दी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जैसे वाटर, वाटर में उसकी सॉलिड फॉर्म कौन सी है? आइस। आइस में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? एग्जिस्ट एज अ वॉलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एज एट रूम टेम्परेचर। यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में होते हैं या तो सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन दी पोलर सॉलिड्स। जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है एज कंपेरिजन टू डायपल डायपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑब्वियस है ऐसे सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर ही होगा एज कंपेरिजन टू पोलर सॉलिड। ओके, so these are the three types of molecular solids. ओके, क्लियर? तो हमने फर्स्ट टू टाइप्स पढ़ ली हैं। ओके, फर्स्ट टाइप में आयनिक सॉलिड थे, सेकंड टाइप में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आगे तीन टाइप्स थी, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो टाइप ऑफ सॉलिड है वो है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स in which the constituent particles are non-metal linked to the adjacent atom by covalent bonds throughout the crystal. As a result of network of covalent bonds are formed. जैसे डायमंड के केस में होता है ना, डायमंड के केस में कार्बन कार्बन आगे से आगे जुड़ता जाता है, तो एक फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न है, क्योंकि आपको पता है हर कार्बन के अराउंड जो चार कार्बन है वो आपस में टेट्राहेड्रल मैनर में लिंक्ड है। तो ये तो कंफर्म है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक, तो इट मींस ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें क्या है आगे नेटवर्क ऑफ बॉन्ड बन रहा है, दैट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज दी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, दे फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल्स। जायंट मॉलिक्यूल ही बनेंगे ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ओवरऑल हमें वो एक मॉलिक्यूल ही लगेगा जिसमें कई सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं। एग्जांपल कार्बन, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे जो हैं दे विल फॉर्म नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स, दी सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। ओके, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर इंसुलेटर होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, हालांकि एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है इस पॉइंट में। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो होता नेटवर्क सॉलिड है, ये दोनों प्रॉपर्टीज ये रखता है, बट थर्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं रखता। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नहीं होता, ये कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट में कौन सी एग्जांपल है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कौन सी एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट। ओके, तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के। ओके, एंड लास्ट टाइप दैट इज मेटालिक सॉलिड्स। ठीक, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि मेटालिक मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है मेटल्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एक्चुअल में जैसे मान लो आयरन है, आयरन के कई सारे पार्टिकल इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो वो इकट्ठे कैसे पड़े होते हैं? वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे कर रहे होते हैं? एक आयरन दूसरे आयरन को कैसे अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ओके, तो एक आयरन दूसरे आयरन को कैसे अट्रैक्ट कर रहा होता है? कई सारे आयरन के मॉलिक्यूल हैं लाइक दिस, सॉरी आयरन के एटम है लाइक दिस। आपको पता है आयरन के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो सभी आयरन अपना थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन जितने भी वो लूज करना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बचता है, जैसे मान लो इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये जो बचेगा इसको बोलेंगे कर्नल्स। ओके, क्लियर? तो ऐसे कितने सारे कर्नल्स होंगे आपके पास सॉलिड के अंदर। ओके, और इलेक्ट्रॉन लूज्ड फॉर्म में होंगे। तो ऐसे ये जो लूज्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। जैसे वो नहीं होता समुद्र में पानी, पानी की जगह आप मान लो इलेक्ट्रॉन, और जो आपके पास आइलैंड होते हैं छोटे छोटे,
उनको बोल लो कर्नल। ओके, तो आपके पास ये कर्नल्स होते हैं और किसमें होते हैं, उसके अराउंड होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो होता क्या है, ये कर्नल और ये कर्नल आपस में तो वैसे रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट एक्चुअल में जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन सी इस यहाँ पे भी तो होंगे ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, तो वो ऑब्वियस है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको ये भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लू का काम करेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक, और ये जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज दी, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज दी मेटेलिक बॉन्ड। ओके, और अब आपको अगर कोई पूछ ले मेटल्स कंडक्टर क्यों होते हैं, ये वाला जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, बस आपको एक बार पोटेंशियल अप्लाई करने की जरूरत है। जैसे पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई मेटालिक सॉलिड्स आर कंडक्टर इन नेचर। अब मैं पढ़ देता हूँ, आपको शायद अब समझ लग गया होगा। इन केस ऑफ मेटल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Metal ions are produced from metal atoms because metal atoms have low ionization energy and can easily lose their valence electrons to leave behind positively charged ions, which are called as the kernels. These electrons can easily flow throughout the metal crystal like water in the sea. Hence, we call it a sea of free electrons. These mobile electrons are simultaneously attracted by the positive ions and hence hold these positive ions together. Okay, metallic bond किसको बोलते हैं, the force which hold the metal ions together is in the crystal is called as the metallic bond. उसके बाद metallic सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्रिस्टलाइन कैसे हुआ, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें देखो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है ना, so that's why metallic solids are called as the crystalline solids. Characteristics: high electrical and thermal conductivity, luster and color in some cases. देखो लस्ट्रस मेटल, लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं। वो चमकते क्यों हैं, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा एक्साइट होकर दोबारा डी एक्साइट होता है, तो इस दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके दोबारा रिफ्लेक्ट करता है और हमें लगता है कि वो मेटल में चमक आ रही है। और कलर क्यों नजर आती है कोई चीज, वो तो आपको बताइए, उसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो वो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान हो सकता है लाइट का कोई कलर भी एब्जॉर्ब हो जाए, तो जो ट्रांसमिट कलर होगा दैट विल बी नॉट वाइट। तो इसलिए आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स कैन आल्सो बी, नॉट कैन आल्सो, दे आर लस्ट्रस एंड कलर्ड इन सम केसेस, नॉट इन ऑल। ओके, बट लस्टर तो सभी मेटल्स में होती है, यू नो वेरी वेल, जो फ्रेश मेटल होगा जिसकी सरफेस पे कोरोजन नहीं हो रखी होगी। ओके, मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं नेचर के, क्यों होते हैं उसका रीजन ये लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई मेटल्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आज का लेक्चर ओवर है। पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस कैन इजिली ऑल्टर्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द क्रिस्टल। जैसे मैंने बोला था आयनिक के केस में क्या होता है, उसमें आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स होगी वो हो गई, उसके बाद अगर आप उसको बीट करोगे तो पोजीशन चेंज होने की वजह से वो टूट ही जाएगा। बट इसके केस में आप पॉजिटिव चार्ज आयन की पोजीशन को इजीली ऑल्टर कर सकते हो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द क्रिस्टल बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड बाय द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म ही रख लेंगे। जैसे मान लो आपने एक मेटल का पीस लिया, उसको बेंड कर दिया लाइक दिस, ओके, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है पहले फ्लो कर रहे थे ना, फ्लोट कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ पे ऐसे फ्लोट कर लेंगे, कर लेंगे जैसे लिक्विड है, लिक्विड को कोई फर्क थोड़ा पड़ता है फ्लोटिंग में, अगर आप उसको चाहे सीधा फ्लोट करवाओ चाहे मोड़ के फ्लोट करवाओ, ये थोड़ी ना कि यहाँ पे ब्रेकेज ही आ जाएगी, नहीं, ठीक, बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड बाय द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर दिस रीजन मेटल्स कैन इजिली डिफॉर्म्ड, इसलिए मेटल्स को इजिली डिफॉर्म किया जा सकता है।
और इसलिए वो डक्टाइल एंड मैलिएबल होते हैं। मतलब अगर आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तो उनकी यूनिफॉर्मिटी ब्रेक नहीं होती, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है ड्यू टू these freely moving electrons. So that's why they are malleable and ductile and also can be deformed easily. Okay. तो ये थे आपका लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट इज मेटालिक सॉलिड। और ये अगले पेज पे समराइज किया हुआ है। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड को समराइज किया हुआ है। ये समरी भी देख लेना आप लोग एक बार विद एग्जांपल्स। वैसे तो हमने यहाँ भी पढ़े हैं एग्जांपल्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्लियर? कल हम डिटेल में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में।